उसी रात के अंधेरे में माधव पैदल अपने ससुराल की ओर जा रहा था। रात काफी गहरा चुकी थी। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतनी रात में कहां जा रहे हैं, वो भी जंगल के रास्ते से? क्या इस गांव में नए हो? हाँ भैया, मैं इस गांव में नया हूँ। अपने ससुराल जा रहा था। बिलासपुर में देर हो गई तो सोचा पैदल ही इस रास्ते से निकल जाऊं। थोड़ा छोटा रास्ता पड़ जाएगा। क्या कहा? बिलासपुर? इस रास्ते से, वो भी इस समय? बाबूजी, आप होश में तो है ना? ये रास्ता बिलासपुर जरूर जाता है, लेकिन शाम ढलने के बाद जो भी इस रास्ते से जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। अरे भैया साहब, आप तो डरा रहे हैं। शहर में तो मैं रात के 2-2 बजे तक घूमता रहता हूँ। ये तो बस एक जंगल ही है, कोई भूत प्रेत का डेरा थोड़ी ना है। हाँ, थोड़ा अंधेरा जरूर है। देखिए बाबू, आप हमारे गांव के दामाद हैं, इस नाते आप हमारे मेहमान भी हुए। मेहमान को मुसीबत में धकेलना हमारे संस्कार नहीं है। दिन में तो ये रास्ता जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर मारने से डरता है। आप आज की रात मेरी दुकान के पास ही रुक जाइए। देर ज्यादा हो जाती है तो मैं भी घर नहीं जाता, यहीं रुक जाता हूँ। भैया साहब, आपकी इस मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे आज ही पहुंचना होगा। मेरी पत्नी और ससुर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको भी डर लग रहा है तो चलिए मेरे साथ। 2 लोग रहेंगे तो हिम्मत भी बनी रहेगी। नहीं भैया, आप हमारी बात की गहराई नहीं समझ रहे। बात अकेले या 2 लोगों की नहीं है। उस रास्ते में जो रहता है वो कोई इंसान नहीं है। उसे किसी से डर नहीं लगता। उसे तो बस अपनी अधूरी तलब मिटानी होती है। हमारी बात मान लीजिए, बस एक रात की बात है। सुबह होते ही हम खुद आपको छोड़ाएंगे। नहीं भैया, अगर आज मैं ससुराल नहीं पहुंचा तो सब बुरा मान जाएंगे। मेरी पत्नी आंखें बिछाई बैठी होगी। वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। 27 बरस का हो गया हूं। अगर भूत होते तो अब तक सामना हो ही गया होता। ये सब बस लोगों का भ्रम है। अच्छा, अब मैं चलता हूं और आप भी ये डर वर छोड़ दीजिए। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए। रास्ते में कोई भी आवाज सुनाई दे, उसका जवाब मत दीजिएगा। और अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा। बस चलते रहिए और सीधे अपने ससुराल के दरवाजे पर ही रुकिएगा। क्या भैया, आप भी ना किस जमाने की बातें करते हैं। चलिए, फिर भी आपकी बात का ध्यान रखूंगा। ये गांव वाले भी ना न जाने कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। पता नहीं कहां कहां से भ्रम पाल लेते हैं। अगर सच में भूत होते तो अब तक हमारा सामना उनसे हो ही गया होता। बस 15-20 मिनट और, फिर गर्मा गर्म दाल चावल खाएंगे। माधव मन ही मन खुद से बातें करने लगा। अचानक सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। माधव के कदम एक पल को ठिठक जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही वह रुकता है, उसे दुकान वाले की बात याद आती है, अगर पीछे कोई भी हो तो मुड़कर मत देखना। उसका गला सूखने लगता है। उसे आभास होता है जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई नंगे पांव खड़ा हो। वह तेज चलने लगता है तो पीछे से आती आहट भी मानो तेज हो जाती है। डर के मारे वह धीरे धीरे दौड़ने लगता है। फिर जब वह रुकता है तो वह आहट भी एकदम शांत हो जाती है। अरे भैया, एक तो बीड़ी मिलेगी क्या? दे दो ना एक बीड़ी, बहुत तलब लगी है, हमारी फेफड़ी चल रही है। दे दो ना एक बीड़ी। कौन है? कोई है क्या यहाँ पर? देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो बता दो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अरे भैया, एक तो बीड़ी मिलेगी क्या? दे दो ना एक बीड़ी, बहुत तलब लगी है, हमारी फेफड़ी चल रही है। दे दो ना एक बीड़ी। यह सुनते ही माधव का पूरा शरीर सिहर उठता है। वह आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास से आई थी। वह वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। दुकानदार की चेतावनी उसके मन में हथौड़े की तरह गूंजने लगती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, रास्ते में कोई भी आवाज सुनाई दे, उसका जवाब मत दीजिएगा।
और अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा। लेकिन डर इंसान से वही करवा देता है जो उसे मौत के और करीब ले जाए। लाख चाहने के बावजूद माधव खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधकार, सूखे पेड़ और चारों ओर फैला सन्नाटा। यह देखते ही वह पागलों की तरह भागने लगता है। माधव चीखते हुए भागता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे उसी रफ्तार से दौड़ रहा हो, मानो उसे अपनी ओर खींच लेना चाहता हो। वह कई बार ठोकर खाकर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं करता। तभी दूर जंगल के पार उसे एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। वह उसके ससुराल का घर था। अरे दामाद जी, हे भगवान, ये आपने क्या हाल बना लिया है? कहीं आप उसी जंगल वाले रास्ते से तो नहीं आए? हाँ ससुर जी, रास्ता छोटा था इसलिए मैं आ गया। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन देखिए मैं सही सलामत पहुंच गया हूं। ये क्या अनर्थ कर दिया दामाद जी? मैंने फोन पर ही बता दिया था कि भूलकर भी शाम के बाद उस रास्ते पर मत आना। अरे छोड़िए ना ससुर जी, मैं ठहरा शहर का पढ़ा लिखा इंसान, ये सब टोने टोटके छोड़िए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पेट में तो जैसे चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से गर्मा गर्म दाल चावल खिलाइए। प्रीति बेटी, जल्दी से आरती की थाली लाओ, दामाद जी की नजर उतारो। क्या प्रीति, तुम्हें पता नहीं है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मैं इन सब बातों को नहीं मानता और ना ही मुझे ये सब चीजें पसंद है। अरे दामाद जी, करवा लीजिए, जिद मत कीजिए। ऊपर से आप जंगल के रास्ते से आए हैं। जी, आप रात के समय आए हैं, ये करना जरूरी है। नहीं नहीं, इसे रहने दो और अंदर चलो। खाना निकालो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माधव अपनी जिद की वजह से यह नहीं करवाता, क्योंकि उसे यह सब अंधविश्वास लगता है। सब मिलकर भोजन करते हैं। माधव सामान्य दिखाई दे रहा था, किंतु उसकी आंखें कुछ अधिक ही बड़ी और लाल प्रतीत हो रही थीं। जैसे तैसे भोजन समाप्त कर सभी सोने चले जाते हैं। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक प्रीति की आंख खुलती है। वह उठकर बैठती है और देखती है कि माधव चावल की बोरी से चावल निकाल निकाल कर कच्चे ही खा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नींद नहीं आ रही है क्या? माधव कुछ नहीं बोलता, वह केवल चुपचाप खाता रहता है। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? प्रीति की घबराहट बढ़ने लगती है। वह तुरंत अपने पिता को आवाज लगाती है। पिताजी, पिताजी जल्दी आइए यहाँ, देखिए। कुछ ही क्षणों में ससुर कमरे में पहुंचते हैं। सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनका दामाद जमीन पर बाढ़ बैठा हुआ था और कोने में रखी कच्चे चावल की बोरी फाड़कर मुट्ठी भर भर चावल खाए जा रहा था। अरे दामाद जी, क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। भूख मुझे बहुत तेज लगी है और खाना चाहिए, सब खत्म कर दूंगा। माधव की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सी भारीपन और भयावहता आ गई थी। भूख मुझे बहुत तेज लगी है और खाना चाहिए, सब खत्म कर दूंगा। प्रीति घबराकर रसोई से भोजन निकालकर माधव के सामने रख देती है, मगर कुछ ही मिनटों में वह कई लोगों का खाना अकेले ही खत्म कर देता है। प्रीति घर में रखा दूध, सब्जी और बचा हुआ सारा भोजन लाकर उसके सामने रख देती है।
वह धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देता है। और लाओ, पेट खाली है, हमारी अंतड़ियां जल रही हैं। पिताजी जल्दी कुछ कीजिए, ये मेरे पति नहीं लग रहे, ये कोई और लग रहे हैं। कहीं यह वही तो नहीं है? हे भगवान, क्या हुआ बेटा? बीड़ी चाहिए क्या तुम्हें? क्या तुम माया बीड़ी पियोगी? अगर बीड़ी चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी। एक रात अकेले उस जंगल में बितानी होगी। बोलो, चलोगी हमारे साथ? यह नाम सुनते ही माधव अचानक एकदम शांत हो जाता है। उसका चेहरा अजीब ढंग से बदलने लगता है। उसके मुंह से एक सड़ी हुई भयानक दुर्गंध आने लगती है। इतना सुनते ही माधव अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं रहती। पिताजी, ये माया कौन है और इसकी क्या कहानी है? बेटी, यह बात लगभग 20 साल पुरानी है। इसी गांव में माया नाम की एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उम्र ज्यादा होने के कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। उसकी केवल एक ही कमजोरी थी, बीड़ी पीने की आदत। गांव के पास कुछ बदमाश लड़के बैठे रहते थे। जब वह वृद्धा वहां से गुजर रही थी तो उनमें से एक ने कहा, अरे बुढ़िया, बीड़ी पिएगी क्या? हाँ दे दे, बहुत तलब लग रही है। मिलेगी, लेकिन अगर तुम इस घने जंगल में एक रात अकेले गुजारोगी तो हम तुम्हें बीड़ी का पूरा बंडल देंगे। ठीक है, तू रख ले, कल सुबह आकर ले लूंगी। अभी जंगल में जा रही हूँ। बीड़ी की लालच में वह बुढ़िया उस घने जंगल में रात बिताने चली गई। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे जंगल में उसे एक सांप ने काट लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन उसकी लाश मिली। शरीर पूरा नीला पड़ चुका था और आंखों में वही अधूरी तलब और भूख बनी हुई थी। तभी से जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता है, माया की भटकती आत्मा उसे पकड़ लेती है। वह पहले बीड़ी मांगती है और अगर कोई उस पर ध्यान दे या देख ले तो वह उसकी देह में प्रवेश कर जाती है ताकि अपनी अधूरी तलब पूरी कर सके। अगर मैं उस समय तुम्हें वही घटना याद न दिलाता तो उसकी आत्मा शायद तुम्हारे शरीर से कभी नहीं जाती। लेकिन याद रखना, उस जंगल के अपने नियम होते हैं। आगे से कभी उस रास्ते की ओर नजर उठाकर भी मत देखना। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। और अगर आपको भूतिया कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।